तलाश में कई टीमें जुटी। सैफ अली खान पर हमले को लेकर सियासत जारी। केजरीवाल संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप, बड़े नामों पर किया जा रहा है टारगेट। बीजेपी बोली आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। भारत ने स्पेस में रचा कीर्तिमान। इसरो ने उपग्रह को सफलतापूर्वक जोड़ा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना भारत। विदाई भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, अमेरिका में अमीर लोगों को शक्ति और सत्ता का प्रभाव बढ़ने से लोकतंत्र पर खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। मुंबई के बांद्रा में आधी रात बड़ी वारदात हुई जब बॉलीवुड के छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान पर घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी और सैफ की मेट के बीच बहस हो रही थी। इस दौरान चीख सुनकर सैफ अली खान कमरे में पहुंचे तो हमलावर ने चाकू से उन पर हमला किया। आरोपी ने सैफ पर ताबड़तोड़ 6 वार किए और वो फरार हो गया। इस घटना से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। सवाल खड़े हुए हैं, आखिर हमलावर कौन था? सैफ पर हमले के पीछे उसका मकसद क्या था? इन सवालों का जवाब मुंबई पुलिस तलाश रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई। पुलिस की 10 टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हमला करने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। और इन सब के बीच मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का इलाज जारी है। सैफ की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन सवाल है, जहां सैफ अली खान रहते हैं वो हाई सिक्योरिटी सोसाइटी है, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर अपार्टमेंट में कैसे दाखिल हो गए? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस हर पहलू से जुड़ी हुई उस रिपोर्ट को देखिए। छोटे नवाब का दुश्मन कौन है? सैफ अली खान को कौन मारना चाहता था? एजेंट विनोद पर हमले के पीछे मकसद क्या था? ऐसे कई सवालों का जवाब मुंबई पुलिस तलाश रही है। तलाश उस हमलावर की है जिसने आधी रात को पटौदी खानदान के चिराग और बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान की पीठ में खंजर घोंपा, उन पर ताबड़तोड़ 6 वार किए। घटना मुंबई के खार स्थित सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर देर रात करीब 2:30 बजे हुई, जब एक शख्स सैफ के घर में घुसा। इस दौरान उसकी मेड से बहस हुई। चीखने की आवाज सुनकर सैफ कमरे में पहुंचे तो सैफ को देखते ही हमलावर ने उन पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। सैफ पर हमले से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू हुई और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। पुलिस का दावा है कि चोरी के मकसद से हमलावर सैफ के घर में घुसा था, लेकिन इन दावों को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वो भागने में कामयाब कैसे हुआ?
सैफ की मेड और हमलावर की बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या मेड ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? इन सवालों के जवाब भी मुंबई पुलिस को तलाशने होंगे। हालांकि फिलहाल सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में जो है वो एडमिट कराया गया है। सुबह 3:30 बजे उनको मुंबई के इसी लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। बता दें कि सुबह 2:30 बजे एक चोर ने उनके घर में घुसकर उनके पर हमला किया और उसके बाद सैफ अली खान गंभीर रूप से जख्मी हुए और उसके बाद 3:30 बजे उनको मुंबई के बैंड्रा में लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिलहाल उनके ऊपर उपचार जो है वो ट्रीटमेंट शुरू है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान के परिवार और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा है। उनकी पत्नी करीना कपूर, बेटी सारा, बेटा इब्राहिम समेत पटौदी कपूर खानदान के तमाम लोग उनका हालचाल जानने पहुंचे। बताया जा रहा है कि सैफ के शरीर पर हमलावर ने चाकू से 6 वार किए थे, जिनमें 2 बड़े जख्म हैं, 2 जख्म कम गहरे हैं, 2 मामूली जख्म हैं और उनकी रीढ़ से चाकू के 2.5 इंच का हिस्सा निकाला गया है। He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद आधी रात इतनी बड़ी वारदात होने से बॉलीवुड में हड़कंप मचा है। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहां सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर। सैफ अली खान पर जानलेवा हमले को लेकर बॉलीवुड में सनसनी फैल गई है, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी और अब सैफ के घर में घुसकर हमला हुआ। ऐसे में सवाल है कि क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार सुरक्षित नहीं हैं और कौन उन्हें टारगेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाई सिक्योरिटी के बावजूद घर में कैसे पहुंचा हमलावर? हमलावर चोरी के इरादे से घुसा या साजिश बड़ी है? मेड और चोर की पहली टक्कर का आखिर चक्कर क्या है? 11वीं मंजिल तक आखिर कैसे पहुंचा हमलावर और क्या सुरक्षित नहीं है बॉलीवुड के सुपरस्टार? ये कई सारे सवाल हैं, देश जानना चाहता है। सबसे पहले मैं मुंबई चलूंगा, मैं चर्चा करूंगा, हम लोग इस पर जानने की कोशिश करेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, राकेश शेट्टी प्रवक्ता कांग्रेस, प्राची अधिकारी अभिनेत्री वेदभूषण शर्मा जी जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और प्रियंका राणा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन मैं सबसे पहले मुंबई चलूंगा। डेरेल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। डेरेल, क्या यह पता चल पाया कि किसने यह हमला किया, उसका नाम क्या है, और सैफ अली खान के घर में अगर वो घुसा तो वो जबरदस्ती घुसा या घर के अंदर किसी व्यक्ति की सहमति से पहुंचा, और जो हमला हुआ उसके पीछे का कारण क्या है? और देखिए, मुंबई पुलिस के डीसीपी जो है दीक्षित जेडाम, जो जोन 9 के डीसीपी है, उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है उसकी डिटेल्स उनको पता चल गई है और उसको पकड़ने के लिए, उनका अरेस्ट करने के लिए मुंबई से 10 टीम रवाना हो चुकी है। लेकिन और उनको जब इस आरोपी के बारे में जब डिटेल्स पूछी गई, आरोपी कौन है, कहाँ से आया था और दिखता कैसा है, उसके फोटोज के बारे में जब पूछा गया तब मुंबई पुलिस ने डिटेल्स शेयर करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है और हम इसके बारे में अभी कोई डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। लेकिन बता जाए कि जो मेड थी, जो सर्वेंट थी, जिसको पुलिस ने सुबह कस्टडी में लिया था, उनको जो है दोपहर को पुलिस ने छोड़ दिया। और देखा जाए विजुअल में हम देख पा रहे थे कि उनके हाथ में भी एक चोट थी और उनका
स्टेटमेंट लेने के बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई है बांद्रा पुलिस स्टेशन में और पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन इस पीछे का हेतु क्या था, इसका मोटिव क्या था, किसने किया, क्यों किया, क्या कोई उसे पहचानता था, इसके पहले क्या वो बिल्डिंग में आया था, ये सारे पूरे एंगल की जांच जो है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो कर रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि सुबह फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी वहां पर जहां ये घटना हुई वहां पर तैनात थी। वो अपने जो एक्सपर्ट थे वो सब एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। तो अब सबकी जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। दीक्षित केडाम जो डीसीपी है उन्होंने कुछ वक्त पहले जो बाइट दी मीडिया से तब कहा था कि जो आइडेंटिटी है, जो अक्यूज की आइडेंटिटी है वो उन्हें मिल गई है, वो कहाँ है उसकी पूरी डिटेल्स जो है पुलिस को मिल चुकी है। उसको ट्रेस भी किया गया और उसको पकड़ने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए मुंबई पुलिस की टीम आज रवाना हो चुकी है। अभी और उसको अरेस्ट करने और कितने दिन लगते हैं ये देखना अहम होगा। आज रातों रात उसको देर रात अरेस्ट होती है या कल सुबह तक अरेस्ट होती है, इसके बारे में तो पता नहीं। कि डीसीपी का कहना था कि मुंबई से टीम जो रवाना हो चुकी है, लेकिन डिटेल्स अभी तक मुंबई पुलिस ने कुछ शेयर नहीं किए। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस बहुत जल्द इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेरेल, आप मामले पर नजर बनाए रहें। मैं तमाम पैनलिस्ट के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि अगर इस पूरे मामले के पीछे क्या है, और समझने के लिए इसमें हमें देखना होगा किसी पुलिस अधिकारी की नजर से अगर यह घटना है तो वो क्या कहती है। मेरे साथ मौजूद हैं वेदभूषण शर्मा जी, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं दिल्ली पुलिस के। वेदभूषण जी, आपको क्या लगता है, तमाम सारी चीजें तो निकल कर आ रही हैं कि एक व्यक्ति घर के अंदर जाता है, वो जबरदस्ती नहीं आता है, वो बाकायदा सीढ़ियों के रास्ते जाता है, यानी कि किसी ने उसे अंदर आने दिया है, वो अंदर पहुंचता है। और जो जानकारी मिल रही है कि घटना के वक्त तैमूर और जय के कमरे में ये पूरी घटना हुई है, जो उनके बच्चे हैं, और वहां पर हाउस कीपर जो मौजूद थी, जिसका नाम अरियम फिलिप और फलीमा बताया जाता है, और वहां पर बहस होती है। जो व्यक्ति वहां मौजूद है उसे शांत करने की कोशिश सैफ अली करते हैं, वो शांत नहीं होता है, झगड़ा होता है, हमला होता है, और उस व्यक्ति ने 6 जगह चाकू से वार किया। इसका मतलब उसके पास चाकू है, इसका मतलब उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। 6 जगह चाकू से वार किया गया। 2.5 इंच का चाकू तो पीठ में, रीढ़ की हड्डी में आपके पाया गया, जिसके बाद फ्लूइड निकल रहा था, ऑपरेशन किया गया, खतरे से बाहर सैफ बताए जाते हैं। लेकिन जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना क्या कहती है? देखिए मनोज जी, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से फ्रेंडली एंट्री हुई है, और वो सीढ़ियों के रास्ते गया है, क्योंकि उसको पता है कि यदि लिफ्ट के थ्रू जाएगा तमाम सीसीटीवी फुटेज के अंदर उसकी जानकारियां हासिल हो जाएंगी, उसका फोटो पुलिस को मिल जाएगा। अब उसकी फ्रेंडली एंट्री हुई है, वो जो मेड है उनसे बातचीत कर रहा है। एफआईआर जो दर्ज हुई है मेड के बयान पर हुई है, तो मोटिव एस्टेब्लिश करना सबसे पहले मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मोटिव एस्टेब्लिश होने के बाद तमाम जानकारियां अपने आप आएंगी कि कौन कौन इस सारे कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए थे। उसमें जो अंदाज लगाया जा रहा है कि क्या वो किडनैप करना चाहता था, क्या फिरौती मांगना चाहता था, क्या मेड के साथ उसके क्या रिलेशन थे, क्योंकि कोई तोड़फोड़, कोई हंगामा उसकी एंट्री के टाइम पर नहीं हुआ। और सबसे बड़ा, मुंबई पुलिस है एक प्रोफेशनल पुलिस है। आपने देखा सुशांत राजपूत केस के अंदर सीबीआई ने तमाम, आज 4-5 साल हो गए, तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहीं खड़ी है जहां बॉम्बे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन क्लोज की थी। तो हमें थोड़ा सा ट्रस्ट रखना चाहिए, वेट रखना चाहिए। अभी मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है, उनसे तमाम तरह की पूछताछ जानकारियां ली जा रही हैं। उसमें सीसीटीवी फुटेज एक बहुत अहम रोल करते हैं। हालांकि वो ये बताया जा रहा है कि वो स्केल करके कूद कर छत पर आया था, परंतु उसके अलावा जो फुटेज होते हैं, जो आसपास कॉलोनीज के जो जहां से ट्रेवल कर वो शख्स आया है, पुलिस के सामने एक चैलेंज और है मनोज जी के, वो जो आर्म्स है उसको रिकवर करना है, जिससे उनको इंजरीज कॉज की गई थी। उसके अलावा ये एस्टेब्लिश करना है कि किन परिस्थितियों के, आप देखें 2 बजे ऑड आवर्स के अंदर एक आदमी एंट्री ले रहा है, इतने हाई प्रोफाइल रिस्क अपनी जिंदगी को लगाकर वो एक एंट्री ले रहा है, तो कोई ना कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा इसमें हो सकता है, पाया जा सकता है। इसलिए मेरा बार बार यही कहना है कि लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, कुछ किसी स्टेज पर पहुंचे, क्योंकि इतना डेलिकेट मैटर है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक्यूज को फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए मुंबई पुलिस भी एक मोटा बता रही है कि चोरी इसका मकसद है, उन्होंने पूछताछ के लिए किसी को डिटेन किया हुआ है, अभी तमाम चीजें डोमेन के अंदर आनी बकाया है। लेकिन अगर घटना को देखा जाए तो एक सामान्य चोर या चोरी करने के उद्देश्य से तो कोई चोर वहां इसलिए नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रजा मुराद को हम सुन रहे थे। रजा मुराद कह रहे थे कि वो जो सोसाइटी है वो वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा है,
कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर नहीं जा सकता। चूंकि वो खुद सैफ अली सेलिब्रिटी हैं, तो उनकी अपनी भी सुरक्षा होगी। उनके फ्लैट में, उनके कमरे के अंदर वो कैसे घुस गया, उनके फ्लैट के बाहर भी सीसीटीवी होंगे। जब तक कोई व्यक्ति घंटी नहीं दबाएगा, अंदर से कोई व्यक्ति दूरबीन से देख ना लेगा, कैमरे से देख ना लेगा, उसकी पहचान नहीं कर लेगा, स्वाभाविक तौर पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। और वो दरवाजा खुलता है, ये व्यक्ति अंदर पहुंच जाता है बच्चों के कमरे तक। कहां तक? जहां तक कि वो हाउसकीपर जो बच्चों की देखरेख करती है, तैमूर की और जय की, वहां तक वो पहुंच जाता है। अब वहां पहुंच के बहस हो रही होती है और उस बहस को, उस आवाज को सुनकर आते हैं सैफ अली खान। प्रियंका राणा मेरे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है प्रियंका जी, समाज पर असर पड़ा है। पूरे मुंबई में चर्चा ये होने लगी है कि माफिया सेलिब्रिटी को धमकी दे रहे हैं, फिरौती के लिए धमकी दे रहे हैं। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एक बड़े स्टार के साथ, कोई सामान्य स्टार सैफ अली खान नहीं है, बड़े स्टार जो कि उनके घर में करीना भी रहती हैं, वहां पर हमला हो जाता है, चाकू से हमला होता है, 1 नहीं 6 बार किए जाते हैं। इसका मतलब ये प्रोफेशनल है, ये व्यक्ति जो भी है वो है प्रोफेशनल। लेकिन समाज क्या कहता है इस घटना को देखकर? बिल्कुल। और मनोज जी, जैसा आपने कहा कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं जिसको देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है, और जिसके जो आम फंक्शन होते हैं, घर के पारिवारिक फंक्शन होते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी शिरकत करते हैं। तो ऐसा इंसान जिसकी हाई सिक्योरिटी होती है, और बांद्रा जैसा एरिया, मैं खुद मुंबई से आती हूँ, और बांद्रा वो एरिया है जहाँ पे बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का भी घर है। टाइट सिक्योरिटी होती है, और जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, आप सैफ अली खान की भी ले लें तो 9 से 10 इनके बॉडीगार्ड हैं। ऊपर से जो इनकी सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है वो अलग होती है, और जो आपके ड्राइवर्स होते हैं वो जो इनके सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो भी 9 से 10 लोग होते हैं। ऐसे घर के अंदर आपका पहुंचना कोई भी एक छोटा मोटा चोर कर ही नहीं सकता है। जी। बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और इसके पीछे क्या हाथ हो सकते हैं ये जांच का विषय है। और ये क्या अभी सिर्फ दबाया जा रहा है इस मुद्दे को कि सिर्फ चोरी नहीं हो सकता है। चोरी अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं उसने कुछ चुराया होता, कुछ ना कुछ उसने, वो वहां पर बहस कर रहा है, उसको शांत करने के लिए अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और मोटिव था जिसकी वजह से आया था। क्या इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल जो भड़काऊ भाषण आ रहे हैं या कुछ है दिमाग में जो नफरती चिंटू बैठा होता है आजकल लोगों के, वो तो नहीं था? तो ये सारी चीजें जांच का विषय है, और ये बहुत गंभीर विषय है कि अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता का आप सोचिए कि कानून व्यवस्था का क्या हल है, कि आम जनता का किस तरह से आप सेफ्टी करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, उनके मन में कैसे विश्वास डालेंगे कि हम सिक्योर हैं और अपने घरों। ये बड़ा सवाल आपका, और आपने इशारा भी किया कि जिस तरीके से बयान, क्योंकि उनके बेटे के नाम को लेकर भी तमाम तरह की कंट्रोवर्सी थी, और आजकल एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश किया जाए, ऐसा तो नहीं कोई सरफिरा उस नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए वहां घुस गया। तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हम रत्नाकर सिंह के पास चलेंगे जो कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी, मुंबई को किसकी नजर लग गई है? क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई अब मुंबई में रहना मुश्किल हो गया है। विदेशों से लगातार सेलिब्रिटीज को फोन कॉल आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, एक बड़ी सेलिब्रिटी के घर में घुसकर चाकूबाजी हो जाती है। मुंबई की कानून व्यवस्था को क्या हो गया? जी मनोज जी, देखिए अभी जिस तरह की घटना हुई है, निश्चित रूप से यह बहुत ही एक निंदनीय और चिंतनीय घटना है। और इस तरह की घटना से जब सेलिब्रिटी के साथ होती है तो समाज में कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना जो है लोगों के अंदर एक व्याप्त होना शुरू होती है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है, और जिस तरह से जो भी अपराधी। रत्नाकर सिंह जी, एक बड़ी खबर आ रही है इसी घटना से जुड़ी हुई। एक बार दर्शकों को बता दूं, सैफ अली खान के हमलावर की तस्वीर सामने आ गई है। संदिग्ध हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी है, पुलिस को मिल चुकी है। वो बस हमारे संवाददाता के पास है, हम आपको दिखाएंगे। वो व्यक्ति जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया, शरीर पर 6 जगह चाकू से हमला किया। सैफ अली खान के गले में, हाथ में, सिर पर, पीठ पर 6 जगह चाकू से वार किया, और रीढ़ की हड्डी में भी चाकू का वो हमला इतना तेज था, उसकी धार इतनी तेज थी कि रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा घुस गया और वो टूट गया। फ्लूड, ये देखिए वो तस्वीर आपके सामने है। इस व्यक्ति को पता था कि ये क्या करने जा रहा है, और वापस आते समय इसको ये भी पता है कि इसने क्या किया है, इसलिए इसने सीधे कैमरे की तरफ देखा। बामुश्किल इसकी अगर उम्र होगी तो 22-23 साल के आसपास होगी, 24 साल के आसपास होगी, 5 साल के आसपास होगी। लेकिन इस व्यक्ति को पता है कि इसने क्या किया है, और यह तस्वीर ठीक उस वक्त की है
जब घटना को अंजाम देने के बाद वेदभूषण जी, घटना को अंजाम देने के बाद यह वापस लौट रहा है और इसको पता है, इसके चेहरे के जो भाव हैं, इसके चेहरे पर जो शिकन है, वो बता रही है कि इसने क्या किया है। इसलिए इसने ठीक कैमरे की तरफ देखा है, बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में। बहुत ही शातिर, शक्ल से भी शातिर है और यंगस्टर है जी। और इसकी जो एंट्री है, कहीं ना कहीं जो मेड है उसको भी शक के दायरे में आती है कि किस तरह से इसकी घर के अंदर एंट्री हुई। तो ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जहां आसपास घूम रही हैं, अब तमाम चीजें, फोटो भी आ गई हैं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा किन परिस्थितियों में। और राजनीतिक लोग तो अपने अपने क्यास लगाते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में इलेक्शन का टाइम है, किसी तरह सरकार को घेरना है, हिंदू मुस्लिम का एंगल, तैमूर का एंगल, मोदी जी के साथ में कपूर परिवार की मुलाकात, बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। पर असलियत जो क्राइम है, जो अपराध हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत एक डेलिकेट और एक बड़ा उलझा हुआ सवाल है, जो मुंबई पुलिस के लिए चैलेंज जरूर है, पर मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी और बड़े सारे खुलासे होंगे। अभी ये आपके सामने डैरिल हमारे साथ है। डैरिल, क्या जानकारी आपको इस व्यक्ति के बारे में? डैरिल, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जो सस्पेक्ट है उसकी फोटो जो है सामने आ चुकी है और हम देख पा रहे हैं जो फोटो में सीसीटीवी फुटेज का ये फोटो है। और अगर टाइमिंग देखा जाए तो 2:33 का टाइम है और पूरी घटना जो है वो 2:30 बजे हुई थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि घटना होने के बाद तो ये आरोपी है वो लौट रहा था, ये सस्पेक्ट है। इसके बारे में पूरी जानकारी जो पुलिस ने दी रही है, लेकिन इसे देख के ऐसा लगता है कि यही वो सस्पेक्ट जिसने पूरी हमला जो है वो सैफ अली खान पर किया है। क्योंकि अगर टाइम की बात की जाए तो 2:33 का टाइम जो स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ सीसीटीवी फुटेज के साथ। दूसरी बात ये भी है कि उसने, जैसा पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि जो आरोपी है उसने सीढ़ी का इस्तेमाल किया था, जो स्टेयरकेस है वह देख सकते हैं कि उसके पीछे जो स्टेयरकेस से उतर रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। तो पूरी घटना को अंजाम देने के बाद देखा जाए तो ये आरोपी जब लौट रहा था, स्टेयरकेस का इसने इस्तेमाल किया है और 2:30 बजे ये पूरी घटना हुई। उसके बाद 2:33 पे जो है टाइम दिख रहा है। अभी आगे की जांच पुलिस कर रही। देखा जाए तो ये जो आरोपी है, जो अक्यूज है, एक में कहा जा रहा है कि 25-26 की उम्र हो सकती है, लेकिन आगे की जांच जो पुलिस अभी है फिलहाल कर रही है। और वेदभूषण जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्या इस व्यक्ति के कंधे पर एक बैग भी टंगा हुआ है? आगे उसके शरीर पर कुछ कपड़ा डाला हुआ है। मुझे लगता है शायद इसके शरीर पर कुछ खून के धब्बे या निशान हैं, उसे छुपाने की कोशिश की गई होगी या चेहरा छुपाने के लिए यह कपड़ा होगा। लेकिन शायद इस लड़के को अचानक हपड़ तपड़ में भागा होगा, इसे पता नहीं होगा कि सीसीटीवी है। वो कपड़ा जो चेहरा छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया वो नीचे गिर गया और पीछे कुछ बैग भी दिखाई दे रहा है। क्या पीछे बैग है जो टंगा हुआ है? देखिए मनोज जी, बड़े आपने इंटरेस्टिंग चीज बताई है, क्योंकि अब उनका जो फ्लैट है 10वीं फ्लोर पर है। आदमी 10 फ्लोर चढ़कर जा रहा है और चक्कू साथ लेकर जा रहा है, तो प्रिपरेशंस के साथ जा रहा है कि मुझे वहां पर कुछ वारदात करनी है। एक आम चोर जो होते हैं मोहल्ले, गली, पड़ोस के अंदर, वो छोटी मोटी चोरी करने के लिए कभी चक्कू या आर्म्स लेकर नहीं चलते। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन है और संगीन साजिश है कि कहीं ऐसी स्थिति हुई तो मैं आर पार का मामला कर दूंगा। आज जिस तरह से उसने लगातार 6 वार किए हैं, जिसमें से 2 इंजरीज बहुत ही सीरियस हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास है और वो फेटल हो सकती थी। तो इस तरह के हालात के अंदर जब इसकी अरेस्ट होगी, तमाम चीजें इंट्रोगेशन की जाएंगी, डिस्क्लोजर्स होंगे, कौन कौन लोग इसके पीछे थे, ये चाकू इसने कहां से प्रोक्योर किया और वारदात के बाद इसने कहां फेंका, ब्लड स्टेन्स उनके साथ मैच होंगे, तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी। वेदभूषण जी, एक सवाल मेरे जहन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से गैंगस्टर एक्टिव है मुंबई में, तमाम गैंगस्टर धमकियां दे रहे हैं सेलिब्रिटीज को, ये जो व्यक्ति है क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हो सकता है? और अगर गैंग से जुड़ा है तो इसके पास पिस्टल क्यों नहीं थी, चाकू क्यों था? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़े किसी गैंग का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि जो शार्प शूटर्स होते हैं उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स होते हैं कि वो एकदम शूट आउट करके निकाल जाते हैं। ये एक मिडिल कह सकते हैं या बीच वाला लेवल का बंदा था, जो अपनी शोहरत के लिए या बदला लेने के लिए या मेड के साथ में उसका कोई रिफ्ट था, कोई डिफरेंसेस थे। ये बहुत एक इंट्रिकेट चीजें हैं, इंट्रोगेशन के बाद ही पुलिस बता पाएगी कि मेड के साथ उसके क्या रिलेशनशिप थे, कैसे उसकी एंट्री हुई। तो ये तमाम जो सवाल हैं, तो
बैग लेकर आया है, चाकू कैरी कर रहा है, तो सवाल तो पैदा होते हैं कि ये शख्स अपने साथ चाकू क्यों कैरी कर रहा था और 10वीं मंजिल पर क्यों कर रहा था। इस जो सोसाइटी है बांद्रा पुलिस स्टेशन से हार्डली 2 किलोमीटर पर है, वहां बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं, केवल इसी फ्लोर में उसने एंट्री क्यों ली? और बहुत बड़े बड़े रईस उनसे इस फ्लोर्स में रह सकते हैं, तमाम बिल्डिंग्स के अंदर रह सकते हैं, तो इसी को क्यों टारगेट किया गया, क्यों इसको चूज किया गया? और यदि वो भाग भी सकता था, जब उसको सैफ अली खान उससे गुत्थम गुत्था हो रहे थे, स्कफलिंग हो रही थी, वो भाग भी सकता था। उसने लगातार चक्कू मारे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, जिसका खुलासा होना जरूरी है। और पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के, सॉरी मुंबई, और मुझे लगता है जो हालत दिखा रहे हैं जिस वक्त इस लड़के को जो रास्ता पता है, जिस रास्ते से गया है, जिस रास्ते से वापस आया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले भी आ चुका है, ये पहले भी आ चुका है, पहले कहीं ना कहीं रैकी की होगी, रैकी कर चुका है, आ चुका है, क्योंकि इतनी आसानी से इसको एंट्री नहीं मिल पाती। रत्नाकर सिंह मेरे साथ मौजूद है। रत्नाकर सिंह साहब, मैंने आपको रोका, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, आपकी राय? देखिए मनोज जी, मैंने पहले भी कहा कि देखिए इस तरह की जो घटना होती है समाज में, और इस तरह के सेलिब्रिटी के साथ अगर कोई घटना हुई है तो समाज में निश्चित रूप से एक असुरक्षा की भावना जो है वो व्याप्त हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में लोगों को, जो लोग हैं उनको पूरा विश्वास है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुंबई पुलिस है। अपराधी को किसी भी हालत में जो है बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा कि अपराधी की पहचान भी कर ली गई है और 3 लोगों को गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और 10 टीम गठित की गई है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी बताया, 10 टीम गठित की गई है और बहुत जल्द से जल्द अपराधी को जो है वह गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। और अपराधी को जो है सारे बिंदुओं पे मैं कहना चाहूंगा, हर किसी चैनल पे एक स्टोरी डेवलप हो रही है, दूसरे चैनल पे दूसरी स्टोरी डेवलप हो रही है, हर बिंदुओं पे मुंबई पुलिस जो है वह जांच करेगी, हर बिंदु पर मुंबई पुलिस जांच करेगी। राकेश शेट्टी मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राकेश जी, आपकी राय? देखिए, अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई अब पूरे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसमें 14 नंबर पे सबसे ज्यादा क्राइम पूरे देश में किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा, 3-4 महीने पहले सलमान खान के घर पे कुछ लोग आते, फायरिंग करते। उसके बाद एकनाथ शिंदे तब मुख्यमंत्री थे, जाके कहते कि हम सबको मिट्टी में मिला देंगे, बड़ी बड़ी बात करते। उसके बाद हमने देखा कि जो सत्ता पक्ष में जो एक्स एमएलए है बाबा सिद्दीकी, उनको मुंबई बांद्रा में दिन दहाड़े गोलियां मारकर उनको हत्या की गई। अब तक उसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। उनके लड़के जिशान सिद्दीकी जो एमएलए है, वो तो लगातार आरोप लगा रहे कि बिल्डर लॉबीज के पीछे है, मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए, सलमान खान जी ने कुछ दिन पहले अपने घर को बुलेट प्रूफ विंडो करना पड़ा। ये सारा चीज चल रहा है। आप उसके बाद देखिए, भीड़ में एक सरपंच की हत्या की जाती है, पूरा महाराष्ट्र हिला हुआ है। एनसीपी, जहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए मंत्री का नाम उसमें इन्वॉल्व है। पिछले 3 साल में महाराष्ट्र में 1 लाख लड़कियां गायब है, कोई अता पता नहीं है। इतने क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। और मुंबई में खासकर जिस जगह पे आप सैफ अली खान का घर है, वो सबसे पॉपुलर जगह है, वहां पे सब वीवीआईपी लोग रहते। अगर वो एरिया सुरक्षित नहीं है, और 1 महीने के पहले आपको याद होगा, सैफ अली खान, उनका पूरा कपूर खानदान प्रधानमंत्री जी को मिलने गए थे। मतलब जो परिवार प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कनेक्टेड है, अगर वो मुंबई के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम मुंबईकर कहां पे जाएगी, ये मेरा सवाल है। प्राची अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, अभिनेत्री हैं। प्राची जी, बाबा सिद्दीकी के साथ घटना हुई, उसके बाद सलमान खान दहशत में, उनको डर लगता है, अपने घर के आगे उन्होंने ब्लड प्रूफ शीट लगा ली। लगातार बॉलीवुड से लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुंबई में अगर ये सब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डर है, दहशत है, तो क्या कहेंगे? यार, मुंबई एक ऐसा महानगर रहा है जिसे सपनों का महानगर के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बहुत ड्रग्स, पार्टीज, रेव वगैरह ये जाने मानी हस्तियों के वहां होती हैं। और क्या नहीं होता है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं तो मुझे सब पता है। और बड़े बड़े चेहरे अगर कुछ बोलते हैं तो देखिए, मीडिया वाले भी तो उनको छुपाते हैं, कई बार मैंने ये देखा है। और जो बात मैंने कई चैनल्स में बोली थी, बाद में पहले तो मुझे चुप कराया गया, बाद में वही बातें कंगना रनावत बोलती हैं तो फिर वो फेम में होती हैं। तो ये क्योंकि हम लोग ये फेम के लिए नहीं बोलते, हम लोग हकीकत बताते हैं। और दूसरी चीज देखिए,
ये जो आप इतने सारे चीजें तलाश रहे हैं, जो मुझे लगता है, जो मैंने सुना है, इब्राहिम के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। ठीक है, एक दो मंच में उन्होंने इब्राहिम के साथ अपना एक दो जगह साझा भी करा, तो वहां भी आपने बाप बेटे की दूरी देखी होगी। सारा के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन जब भी बेटों की बात आती थी तो 3 बेटों में से वो जो 2 बेटे जो नए रिश्ते से कायम हुए थे, उनके साथ उनका बड़ा अच्छा बॉन्डिंग थी। और बच्चे तो आपने देखा, ये मीडिया को शट कराते हुए, छोटे बच्चे हैं, हालांकि बड़े प्यारे बच्चे हैं, लेकिन उनकी परवरिश किस तरह से हो रही है, क्या है, और उनमें जो उनको पाल रही हैं, उनको 1.5 लाख रुपए मिलती है, और जो वहां पर बॉडीगार्ड हैं उनके, वो पर्सनल और प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं, नीचे भी बॉडीगार्ड्स हैं। तो 12th माले पर वो रहते हैं, छठे माले पर ये सब होता है, मतलब एक और छठा माला भी शायद उन्हीं का प्राची है। जी, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्राची जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि इब्राहिम ही सैफ अली को हॉस्पिटल लेकर ऑटो रिक्शा में तत्काल लेकर गए, तो मुझे बीच में लोग बिना नॉलेज के बीच में बोलते हैं। बैंड्रा जैसा इलाका है, और वो इब्राहिम जो है वो कार छोड़कर, इतनी सारी कारें उनके पास। मैडम, मैं सेंटा क्रूज से ही आती हूँ, मेरा घर है वहां पर, और अक्सर मैं फिल्म इंडस्ट्री और उस पर भी काम करती हूँ। तो आप मुझे बताइए, अक्सर पार्टियां होती हैं जहां पर करीना कपूर और उनका पूरा परिवार एक साथ देखा गया है, कहीं भी डिस्टेंस नहीं देखा गया। उल जलूल बातें करके यहाँ पर मैं बैठ करके आप कुछ भी बोलेंगे और हम लोग सुन लेंगे, और आप ये कहेंगे कि आपको सारी नॉलेज है। तुम क्या जानती हो, बकवास मत करो, ठीक है, तुम्हें कुछ पता है, बकवास करिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा को रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो चीजें सामने दिख रही, मुझे लगता है कि हमें उनको विशेष तौर पर देखना चाहिए। क्या कुछ है, मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस बहुत जल्द इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और तथ्यों को सामने रखेगी। लेकिन इस बीच जो हमला किया गया, सैफ अली खान के ऊपर जो हमला किया गया, वो आरोपी सामने आ चुका, घरेलू टाइप का व्यक्ति है, घर के अंदर घुसा है। जरूर जो कहा जा रहा है कि घर के अंदर किस व्यक्ति ने उसे आने दिया, घर के अंदर बच्चों के कमरे में यह घटना होती है, घटना में हाथापाई होती है, और उसके बाद ये घटना होती है। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर पुलिस ही जांच के बाद बता पाएगी कि आखिर हुआ क्या। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जलते पाकिस्तान की। अब बात आतंक के आग में जलते पाकिस्तान की। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, वही उसके लिए काल बन गए हैं, पाकिस्तान पर कहक बनकर टूट रहे हैं। और अब तो टीटीपी के लड़ाकों ने तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देने की योजना तैयार की है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी और टीटीपी के लड़ाकों के बीच जंग छिड़ गई है। ये जंग और तेज होने वाली है, क्योंकि टीटीपी ने तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान को दहनाने की योजना तैयार की है। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी से पहले तालिबान ने टीटीपी के साथ एक डील की थी। इसे मीर अली समझौता नाम दिया गया था। इस समझौते के तहत तालिबान ने शपथ ली थी कि अगर उनकी अफगानिस्तान में जीत हो जाती है तो वो टीटीपी को पाकिस्तान में कब्जा करके वहां शरिया कानून लागू कराने में उसकी मदद की। टीटीपी ने यह भी डील की तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ। ये वही हक्कानी है जो पाकिस्तानी आईएसआई का पालतू रहा है, लेकिन अब वो उसके लिए भस्मासुर बन चुका है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के फिलहाल किस तरीके से होश उड़े हैं, इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। तालिबान पाकिस्तान में तनाव, मुनीर का नया दांव। अफगान तालिबान से हारे, जंग लड़ेंगे इस्लाम के सहारे। पाकिस्तान आर्मी चीफ घबराए, अब इस्लाम इस्लाम चिल्लाए। अफगान तालिबान को पुचकार, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर वार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का अपने ही सैनिकों पर एतबार नहीं रहा। तालिबान और टीटीपी के लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी सैनिक बेबस नजर आ रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, नौकरियां छोड़ रहे हैं। इस बात की तस्दीक खुद आसिम मुनीर ने कर दी। तभी तो अब तालिबान से मुकाबला करने के बजाय अब इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं और टीटीपी को इस्लाम का दुश्मन कह रहे हैं। तालिबान को दुलार कर टीटीपी और तालिबान में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान लड़ाकों के आगे नतमस्तक पाकिस्तान की सेना दिख रही है। तालिबान के मुद्दे पर
अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं आसिम मुनीर। तालिबान से जंग करने का इरादा नहीं रखती पाकिस्तान की सेना। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस्लाम का कट्टर दुश्मन है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कुचल देंगे। टीटीपी के हौसलों को पस्त करना बेहद जरूरी हो गया है। तालिबान से खराब रिश्ते अच्छे करने की कोशिश लगातार जारी है। आंतरिक समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। पाकिस्तान तालिबान के तनावपूर्ण रिश्तों से दोनों मुल्कों को नुकसान पहुंच रहा है। आसिम मुनीर भले ही तालिबान और टीटीपी को अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा, दोनों का मिशन तो एक ही है। तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में समानता है। दोनों में समानता क्या क्या है ये देखिए। तालिबान टीटीपी की गतिविधियां एक जैसी हैं। दोनों की धार्मिक विचारधारा एक समान है। दोनों संगठनों का केंद्र धर्म पर आधारित है। तालिबान एक पश्तो शब्द है जिसका मतलब है छात्र। पाकिस्तान अफगानिस्तान के गरीबों को टारगेट किया। तालिबान ने मजदूरों को बनाया निशाना। किसानों और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। तालिबान में ज्यादातर लोग पश्तून समुदाय से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर ज्यादा बसे हैं पश्तून समुदाय। पिछले महीने पाकिस्तान के अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में टीटीपी शिविरों में बमबारी की थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता चला गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात दिख रहे हैं। सीमा पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण दिख रही है। शत्रुता से क्षेत्र में बढ़ी अस्थिरता। दोनों तरफ से हिंसा में इजाफा देखा जा रहा है। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। सैन्य कार्रवाई से बढ़ी दोनों मुल्कों में चिंता। अफगान पाकिस्तान के रिश्तों में बेहद तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। दोनों मुल्कों में आर्थिक उथल पुथल लगातार जारी है। गरीबों से दोनों मुल्कों में मानवीय संकट भी बरकरार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लगातार झड़प और हमलों की वजह से दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान से मांग करता है कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले करने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अफगानिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वही अफगानिस्तान ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। कुछ दिन पहले मुनीर जोश में दिख रहे थे, लेकिन अब तालिबान के मुद्दे पर नरम पड़ते दिख रहे हैं। अफगान पठानों के हौसलों के आगे पाकिस्तान सेना पस्त दिखने लगी है। तालिबान के जाबाज लड़ाकों की हिम्मत के आगे पाकिस्तान सेना का दम निकलने लगा है। बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले मुनीर की हेकड़ी निकलने लगी है। तभी तो जंग लड़ने के बजाय इस्लाम की दुहाई देकर जंग से पीछा छुड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता PMLN मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले डॉक्टर इरशाद के पास मैं चलूंगा। डॉक्टर इरशाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या तलखी हो गई जो तालिबान के बीच और पाकिस्तान के बीच है। कभी वो तालिबान जिसे पाकिस्तान ने दूध पिलाया, अब वही तालिबान पाकिस्तान को डसने को तैयार है। और यहां तक कि आपकी सेना से आपके आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी यह संकेत दे रहे हैं कि हमारे काबू से बाहर निकल चुका है तालिबान। बहुत शुक्रिया जी। वाकई जो अगर मैं हिंदुस्तान के चैनल और तमाम मीडिया हिंदुस्तान का मैं देखता रहूं तो वाकई पाकिस्तान खत्म हो गया और काबुल तालिबान ने आकर के पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, खुदा न खास्ता। दूसरी बात यह है कि आपके चैनल पे मुसलसल ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब जनरल पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने घुटने टेक दिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम सिर्फ खुदा के आगे सजदा करते हैं, सिर नगू होते हैं। हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं और किसी के आगे झुकते नहीं, और हमारी गर्दन हमेशा ऊंची रहती है। सिर्फ रब के आगे हम आपसे बात करते हैं। आप हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलते हैं। आप ऐसे अपने इंट्रो में बताते हैं कि जैसे मेरे आर्मी चीफ के साथ आप मौजूद थे और आप उस वक्त मौजूद थे जब नेगोशिएशन हो खुदा खास्ता हमारी तालिबान के साथ। हमारा तालिबान से कोई झगड़ा नहीं है, हम दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। हम मुसलसल दहशत गर्दी का, मैं तो आपके चैनल पे चीख कर कहता हूं
75 साल 78 साल से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, लेकिन अब हमने कमर कस ली है कि दहशतगर्द को खत्म करना है, दहशतगर्दी को खत्म करना है, दहशतगर्दी से डॉक्टर इरशाद, इस कुछ खित्ते को जल्दी पार आपने करना है। कमर नहीं ये कस ली है। कोई बुरी बात है तो ये हम करेंगे। डॉक्टर इरशाद, कुछ जल्दी कमर नहीं कस ली है। अभी तो दहशतगर्दी को पाकिस्तान लगातार पोल रहा था, पाल रहा था, पोस रहा था। अब आप कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ कमर कस ली है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं 75 साल से आपकी दहशतगर्दी का शिकार है पूरा खित्ता, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का शिकार है। अच्छा, हमें अब मालूम है कि इनसे कैसे नंबर आजमा होना है, कैसे इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। देखें, खित्ते के लोग, आप ये देखिए, सिवाय आपके हिंदुस्तान के चैनल के कोई और दुनिया का चैनल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है जो आप कर रहे हैं। कभी आप, मैं आपके चैनल पे एक पे पहले भी था, मैं कह रहा था कभी आप सोशल मीडिया के थ्रू, कभी आप अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, कभी आप टिकटॉकर के नाम पे, कभी आप तालिबान के नाम पे, कभी आप टीटीपी के नाम को बदनाम। अभी तो ताजा घटना है कि जो तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो पाकिस्तान के आवाम की बातों को पाकिस्तान दुनिया में दिखाते हैं, आपके यहाँ वो सोशल एक्टिविस्ट ही गायब हो गए हैं। और मुझे लगता है आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से परेशान है और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से परेशान है, मेरे इसका जवाब मुझे लगता है कि हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, सेना का हिस्सा रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। AK सिवाज साहब, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से परेशान है पाकिस्तान, ये बात कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद। देखो डॉक्टर इरशाद, एक बात सुन ले इरशाद साहब, सुन ले फिर आप रिस्पॉन्ड करना। देखो जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अभी ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद क्रिएट किसने किया। देखो 2013 में हिलेरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आई थी, तो उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर अपने कोर्टयार्ड में आप सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि वो आपके नेबर को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। और यही हो रहा पाकिस्तान में। आज ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया था। आज पाकिस्तान कहता हम आतंकवाद के विक्टिम हैं। भाई, आतंकवाद पैदा किसने किया? बड़ी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान फर्क करता गुड और बैड टेररिस्ट में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं जिसको भारत में भेजता है, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उनके साथ लड़ रहा है, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई यह है, जब तक ये मापदंड अलग अलग रखेंगे, और एक प्रकार से पाकिस्तान ने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है टू यूज टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, और उसके कारण इन्होंने आतंकवाद पैदा किया। आज आतंकवाद ही इनके लिए बड़ी शरदर्द बन गया। और जो सिचुएशन अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर में है, वो तो काफी, मुझे लगता है काफी नाजुक है, क्योंकि जिस प्रकार से तालिबान के जो लड़ाकू हैं उन्होंने हमला किया, 18 से 20 पोस्टों पे हमला किया, कम से कम 8 से 10 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको भी मारे गए। और यही नहीं, जो तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में एक गठजोड़ चल रहा है, इधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रखी है अपना बलूचिस्तान में। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं। और अब ये सुनने में आया मीर अली एग्रीमेंट जो 2021 में बातचीत हुई थी कि जहां पर तालिबान ने ये प्रॉमिस किया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और अल कायदा को कि अगर वो गवर्नमेंट आ जाती है तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मदद करेंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आने के लिए, शरिया लॉ लाने के लिए। तो ये ऐसी बातें चल रही हैं और ये सच्चाई है। देखो इरशाद अहमद साहब को मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये सच्चाई है और मुझे लगता है कि सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। जो बात AK सिवाज साहब कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, आपके पास अगर हो तो। देखिए डॉक्टर इरशाद, दहशतगर्द से नहीं घबरा रहे। अब दहशतगर्द घबरा रहे हैं, और दहशतगर्द के जो पालने वाले हैं वो घबरा रहे हैं, जनरल सहवाज जैसे लोग। दूसरी बात यह है कि शरिया लॉ की बात आप देखिए, आप गलत बयानी कर रहे हैं।
डॉक्टर इरशाद, आप गलत बयानी कर रहे हैं। एक भी बार मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब ने नहीं कहा है। आप सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि दहशतगर्दों को पालने वाले AK सिवाज साहब घबरा रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि तालिबान आपकी सीमा में घुस गया, आपकी 10 से 12 पोस्ट पर उसने हमला कर दिया, आपके परमाणु संयंत्र में काम करने वाले लोगों को उठाकर चला गया। आप क्या नहीं उठाकर गया? आपके आर्मी स्कूल के बच्चों पर हमला कर दिया, 100 से ज्यादा बच्चों को मार दिया। आपने तालिबान को तबाह कर दिया, आपने TTP को तबाह कर दिया। बिल्कुल मनोज, देखो इरशाद साहब, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप क्या किया आपने, बताइए ना। और अगर हिलेरी क्लिंटन ये 2013 में ये बयान दे चुकी हैं कि पाकिस्तान अगर इस गलतफहमी में है कि वो अपने कोर्टयार्ड में जहरीला सांप पालेगा पड़ोसी को डसने के लिए, तो एक दिन वो उसे डसेगा। और अब TTP आपको डस रहा है। लगातार रोज खबरें आ रही हैं, आपकी सीमा में घुस रहा है, चौकियों पर हमला कर रहा है, लगातार आपके लोगों को अगवा कर रहा है और आपके तमाम प्रतिष्ठानों पे अगवा कर रहा है। और आपकी आर्मी जो है, आधी आर्मी कहती है कि जनाब लड़ते हैं और आधी आर्मी कहती है कि लड़ना ठीक नहीं है, समझौता कर लेते हैं। जवाब बिल्कुल। आप जरा मुझे सुनाइए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि पहले तो ये है कि हमारी जो आर्मी है वो दुनिया की वाहिद तरीन ऐसी आर्मी है जो डिसिप्लिन्ड है, जो अपने आर्मी चीफ के है और आर्मी चीफ का नहीं, वो तो है, वो डिसिप्लिन्ड है, तभी वहां की सरकार आर्मी के आगे पंगु हो जाती है। तभी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार को वहां की आर्मी चलाती है, डिसिप्लिन्ड है। मानते हैं आपकी बात। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। बोलिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर मैं नहीं बोलता हूं। मुझे बोलने पूरा दें, फिर आप बात करें। जवाब कह रहा हूं तो कि जनरल नवाज साहब कह रहे हैं कि शरिया ला लाना चाहते हैं तालिबान। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, कलमे के नाम पे बना वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। और मैं कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि सांप कहते हैं आप पालोगे, वाकई हम सांपों की गर्दनें तोड़ रहे हैं। सांपों को पालने वालों को बड़ी चीखो चिल्लाहट हो रही है, जो सांप पालते हैं, जिन्होंने सांप मेरे आंगन में फेंकने की कोशिश की है। अब उन सांपों को भी मारेंगे, उन सांपों को पालने वालों को भी मारेंगे। हम अलर्ट हैं, हमारे इदारे अलर्ट हैं। देखिए, घबरा कौन रहा है? हमारा दुश्मन कौन है? आप खुद से देख लें कि कौन चीख चिल्लाहट कर रहा है। हमें तो कोई घबराहट नहीं है, ना तालिबान से, ना TTP। अरे भाई, आपके कर्मचारियों के परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को उठा कर ले गया, अगवा करके ले गया, और आप कह रहे हैं कि हम तो साहब जवाब देंगे, बदला लेंगे। मनोज बताएं। TTP उठा कर ले गया और आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। सोशल मीडिया कह रहा है। आप अरे तालिबान ने पुष्टि की है भाई इसकी, तालिबान ने पुष्टि की है, TTP ने पुष्टि की है, तालिबान के प्रवक्ता ने पुष्टि की है। और सुन लीजिए, तालिबान के प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर कहा है PMLN के नेताओं से, सरकार से, कि आप बीच में मत आइए, आप अलग रहिए, हमारी लड़ाई सेना से है। बिल्कुल। ये मनोज, मैं कुछ एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, देखो सच्चाई है कि इरशाद साहब, डॉक्टर साहब, अभी आप सुने की पुष्ट पराई कर कौन रहा है? इरशाद साहब सुने, अभी कर कौन रहा है? इरशाद साहब अभी सुने। देखो सच्चाई क्या है कि अभी जिस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान बार बार एक चीज कहते हैं, ये डॉक्टर साहब को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। जो असली पावर वहां पर इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से जाती है। एक छोटा देश और एक रिच आर्मी। अब आप समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या। देखो, पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और कोई जंग जीती नहीं, और यह सच्चाई है। पाकिस्तान को जकड़ रखा है। आज आपकी जो पाकिस्तान की आर्मी है, फौजी फाउंडेशन चलाती है, $62 बिलियन का बिजनेस करती है, सीमेंट से लेके कोलगेट, रियल एस्टेट से लेके बैंक,
सब कुछ वो करती है, टैक्स के दायरे में नहीं है। सच्चाई ये है, ये आतंकवाद जो है ये आपकी अपनी नीतियों से हुआ है। आतंकवाद को पाले। चलिए समय निकल गया, आपका समय निकल गया डॉक्टर साहब, फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और अब तालिबान ने यह भी कह दिया है, टीटीपी ने यह भी कह दिया कि हमारे निशाने पर इस सेना की कमाई है, वो कमाई जो तमाम पाकिस्तान के प्रतिष्ठानों से वो कमाई जाती है, हमारी नजर में उस पर है और हम बहुत जल्द उस पर जवाब भी देंगे। हंसते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने सालों से हंसते रहे, अब तो तालिबान हंस रहा है, जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, समय का अभाव है, माफी भी मांगना चाहता हूं आपसे क्योंकि समय नहीं है। अच्छा लगता आपसे और बात करता। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने इस चौथी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। बवाना से रविंद्र कुमार, वजीरपुर से पूनम शर्मा को टिकट दिया गया है, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को, संगम बिहार से चंदन कुमार को और ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को टिकट दिया गया है। त्रिलोकपुरी से रविकांत को टिकट दिया गया है, शाहदरा से संजय गोयल को, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ को टिकट दिया गया है, गोकलपुरी से प्रवीण निवेश को बीजेपी ने अपना दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है दिल्ली की 60 सीटों की विधानसभा के लिए। और आपको बता दें कि दिल्ली की जो विधानसभा की जो सीटें हैं उसके लिए अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। और ये जो चौथी लिस्ट जारी की है, इन चौथी लिस्टों में 9 प्रत्याशियों की घोषणा की है। अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है बीजेपी और 9 प्रत्याशी की घोषणा की है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ज्यादा जानकारी। देखिए, बीजेपी की आज चौथी सूची जारी हुई है उम्मीदवारों की। बीजेपी 70 में से दिल्ली में 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और जहां तक 2 सीटों की बात है तो बीजेपी ने बुराड़ी सीट अपनी सहयोगी दल जेडीयू के लिए छोड़ी हुई है और 1 सीट देवली जो सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ी है। 68 सीटों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। जो चर्चा चल रही थी कि स्मृति ईरानी को कैलाश से, ग्रेटर कैलाश से टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको भी उनका नाम नहीं आया। वहां पर शिखा राय को टिकट दिया बीजेपी ने। साथ ही साथ कैंट में भी भुवन सेंगर को टिकट दे दिया है। नुपुर शर्मा का नाम आ रहा था बाबरपुर से, लेकिन वहां पर अनिल वशिष्ठ को टिकट दे दिया। तो ये जो 3 बड़ी नेता जो महिलाओं के नाम थे, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी और साथ ही साथ नुपुर शर्मा, तीनों महिलाओं को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। और ये सारे के सारे नाम बीजेपी ने अब घोषित कर दिए, जारी कर दिए, सूची निकाल दी गई है। और कल नामांकन का अंतिम दिन है, कल नामांकन फाइल करने का अंतिम दिन है। तो आज बीजेपी को अपनी सूची निकालनी थी। तो बीजेपी के सारे नाम सामने आ चुके हैं। सहयोगी दलों के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। बीजेपी 68 सीटों पर लड़ेगी। देखना होगा कि क्या बीजेपी इस बार 8 सीटों का जो पिछली बार का आंकड़ा था उसमें कितनी वृद्धि कर पाती है। क्या बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है या फिर सिर्फ 8 से ज्यादा सीटें बढ़ा करके ही संतोष कर लेती है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए संजय, बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इस चौथी लिस्ट में जो तमाम चेहरों को देखें, शिखा जो कि पहले भी दिल्ली के मेयर रह चुकी है और मेयर के साथ साथ उन्होंने एक संकेत भी दिया है। लेकिन अगर इस लड़ाई को देखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का कोई भी चेहरा तय नहीं किया, इसलिए आम आदमी पार्टी रमेश विदुड़ी को बार बार चुपकाने की कोशिश कर रही है, चेहरा जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके बयानों को लेकर वो विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। कुल मिलाकर माना जाए, क्या देखा जाए, क्या बीजेपी ने कोई बड़ा चेहरा उतारकर कोई गलती की है या उसकी रणनीति का यह हिस्सा है? देखिए, बीजेपी से बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। लेकिन हमने पिछले कई चुनावों में देखा, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, तो बीजेपी ने किसी भी नेता को सीएम पद पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। बीजेपी पहले चुनाव लड़ती है, बाद में किसी नेता को अपना मुख्यमंत्री चुन लेती है। तो यही दिल्ली के लिए भी बीजेपी ने सोचा, पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ने जा रही है यहाँ पर। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात होगी, तो अगर बीजेपी के पास सीटें होती हैं, बहुमत आता है, तो फिर चेहरे पर नाम तय कर लिया जाएगा कि आखिर सीएम कौन होगा। जहां तक बीजेपी के नेताओं की बात है तो सबका यही कहना है कि बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है। बीजेपी के पास नेता कई सारे हैं, लेकिन बीजेपी में परिपाटी यही है कि मुख्यमंत्री पद का नाम घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा जाता। हमने हरियाणा में भी देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, महाराष्ट्र में देखा। सभी प्रदेशों में लगभग यही नियति है और यही स्थिति होती है और यही दिल्ली में भी बीजेपी ने किया है।
बिल्कुल आपने सही कहा और इसलिए बीजेपी बार बार चुनाव में यह कोशिश करती है कि वो लीडर की जगह अपने कैडर पर भरोसा करे और बार बार वो ये बताने की कोशिश करती है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए कार्यकर्ता जुड़ता भी है, संघ भी जुड़ता है, संगठन भी जुड़ता है और कैडर जब सरकार बनाता है तो फिर पार्टी आलाकमान सहमति के साथ लीडर भी तय कर लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय आपका जो हमारे साथ इस खबर पर बने रहे। कुल मिलाकर खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी जल्दी चल, मुझे लगता है तेरी बस मिस हो जानी है। रज्जो तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई, सब ठीक तो है ना? हाँ जी दीदी, आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। वो तो ठीक है रज्जो, पर ये सरकारी बस आज ही आई है या रोज आया करेगी? नहीं दीदी, रोज आया करेगी। और यही सब नहीं, पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें, मुफ्त वर्दियाँ, बढ़िया से बढ़िया क्लासरूम, इंटरनेट की सुविधा, नीट और जेई जैसे इम्तिहानों की मुफ्त कोचिंग की सहूलतें दे रही है। क्या फिर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में फर्क क्या रहा? पंजाब सरकार ने इसी फर्क को तो खत्म किया है। यही है पंजाब की शिक्षा क्रांति, जो घटाए हर दूरी को और मिटाए सारी मजबूरी। सरकारी स्कूलों नूं भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे ताकि वो बसां जिहड़ियां बच्चियां नूं लैके भी जा सकन, घरे भी पहुंचा सकन। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। सो जे नीयत साफ होवे, कोई ना कोई तां तरीका निकल आंदा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है। 30% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सके। यूपी ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं की अलग से विंग बनेगी। महिला विंग में 10,000 भर्तियां की जाएंगी। महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक, सिपाही की अलग से तैनाती। सड़क हादसों में कमी लाने का लक्ष्य। सड़क हादसों में मौतों की संख्या में 50% कमी का लक्ष्य। सभी जिलों में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने के ठोस उपाय। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी महिला ट्रैफिक पुलिस। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करवाना। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं के शामिल होने से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही, महिला वाहन चालकों के लिए भी सड़क पर सफर करना आसान हो जाएगा। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं, वो है अर्ध सत्य। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे।
सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना। अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। सैफ अली खान पर हमलावर की पहली तस्वीर आई सामने। हमलावर के पीठ पर दिख रहा है बैग। हमले में घायल सैफ अली खान कल हो सकते हैं डिस्चार्ज। इलाज कर रहे डॉक्टर बोले खतरे से बाहर अभिनेता, रीढ़ की हड्डी में गंभीर घाव। सैफ अली खान पर हमले को लेकर सियासत जारी। केजरीवाल, संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप, बड़े नामों पर किया जा रहा टारगेट। बीजेपी बोली आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 2026 में 7वें वेतन आयोग का समय हो रहा है खत्म। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। 9 कैंडिडेट के नामों का किया ऐलान। बवाना से रविंद्र कुमार और वजीरपुर से पूनम शर्मा को दिया टिकट। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को बनाया उम्मीदवार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर। खतरे में पड़ी है यूनुस की कुर्सी। यूनुस और बीएनपी में टकराव की खबर है। बीएनपी कह रहा है बांग्लादेश में जल्द चुनाव हो। बीएनपी का कहना है कि बांग्लादेश में चुनाव जल्द होने चाहिए, जबकि यूनुस 2026 के अंत में कराना चाहते हैं चुनाव। बीएनपी ने कहा कि ज्यादा दिन चुनाव टालना ठीक नहीं। वोटर्स की उम्र को लेकर भी दोनों में मतभेद है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मांग की है कि इस साल जुलाई अगस्त तक आम चुनाव करा दिए जाएं। पार्टी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने इस साल के अंत या 2026 के मध्य तक चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा चुनाव में इतनी देरी करने का कोई कारण नहीं है। वह पार्टी की निगरानी समिति की बैठक के बाद बात करते हुए ये बात उन्होंने कही। तारिक रहमान की अध्यक्षता में बैठक हुई। आलमगीर ने बताया कि निगरानी समिति ने यूनुस की प्रस्तावित चुनाव तारीख पर विस्तार से चर्चा की और इस नतीजे पर पहुंची कि चुनाव को इतना लंबा नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि मतदाता सूची अपडेट करने में 1 महीना से ज्यादा समय नहीं लगेगा और बाकी कामों में भी 1 से 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि चुनाव आयोग